ममता, स्नेह, प्यार और मित्रता अनेक नाम हैं इस अनुभूति के जो प्रत्येक मानव मन पर राज करती हैं। ये अनुभूति अनेक रूपों में हमारे सामने आती हैं। ऐसी ही अनुभूतियों को लेखिका ने अपनी स्मृतियों में सजो कर रखा है और लेखबद्ध किया है। तो आइए आज उनके स्वर में सुनते हैं प्यार का एक अनोखा रूप, भाभी का मैदान। लेखिका है श्रीमती संध्या श्रीवास्तव। आज सुबह से मन बहुत विचलित है, कहीं लगता ही नहीं। रेडियो खोला, आकाशवाणी से प्रसारित चिंतन मन के किसी कोने में आस्था के दीपक जला गया। मैं ध्यान से रेडियो सुनने लगी। ढेर सारा काम पड़ा है। रविवार का दिन तो वैसे ही प्रातः काल से ही काम करो, फैले हुए घर को समेटो, सप्ताह भर की कमियों को दूर करो का संदेश लेकर आता है। पर मन लगे तब ना। मैं रेडियो की तरंगों के साथ मन के ताने बाने को बुनने लगी। अचानक समाचारों ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बस वही बातें, राजनीति के वही पुराने फलसफे, राजनीतिक क्षितिज पर पहुंचने के लिए संबंधों का बलिदान, सामाजिकता और समाज सुधार के नाम पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने की होड़। कहीं कोई दुर्घटना की खबर तो कहीं सम्मान और पुरस्कार का सिलसिला। और फिर खेल समाचार। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला खिलाड़ियों के कीर्तिमान सुनकर मन बल्लियों उछलने लगा। अचानक अंतर्मन ने मन को टोका, ये क्या, दो चार नाम सुने बेकाबू हो गए। सच, मैं स्थिर हो गई और सोचने लगी। आज खबर दो चार नाम बता रही है, पर इस देश की माटी तो जिंदगी के खेल में कोमलता और कठोरता का अद्भुत सामंजस्य बैठाने वाली ललनाओं के आंचल की गरिमा से प्रफुल्लित है और जिसकी खुशबू दसों दिशाओं में फैलती है। रेडियो उनके बारे में नहीं बोलता, टीवी की बोलती तस्वीरें उनसे अनजान हैं। अखबार के पन्ने उनके कीर्तिमान से नहीं भरे होते, क्योंकि उन्होंने अपने प्यार और अपने आत्मविश्वास के शतक का कभी हिसाब ही नहीं रखा। कोई रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने गया ही नहीं। मेरी इच्छा हो रही है कि आज मैं ही रिपोर्टर बन जाऊं तो कितना अच्छा हो। गांव से लेकर शहर तक, शहरों से लेकर महानगर तक असंख्य गिनतियों को अपने विचारों में समेटने की क्षमता तो मुझ में है नहीं। पर उत्तर प्रदेश के एक गांव तिंदवारा से बांदा में हमारे घर के पास की गली में बिखरे पड़े खंडहर के समीप एक कच्चे से बड़े कमरे में अपने पति के साथ रहने आई एक दृढ़, आत्मविश्वासी और जिंदा दिल भाभी मेरी यादों में चैतन्य है। अपने घर के हॉल में मैं बैठी। मैं अचानक उठी, रेडियो बंद किया। तब तक किसी ने कॉल बेल बजाई। दरवाज़ा खोला तो सामने 9-10 वर्ष की एक बालिका खड़ी थी। मुझे देखकर पूछने लगी कि आपके मैदान से मैं फूल तोड़ लूं? मैंने परमिशन दे दी और फूल तोड़ते उसे और उसके साथियों को देखने लगी। बच्चियां फूल तोड़ रही थीं और मेरी नज़रों में तैरने लगा भाभी के बड़े कमरे के सामने का मैदान, जहां एक कोने में बैठी भाभी कभी कपड़े धोती, कभी बर्तन मांजती, अपने कमरे को सुंदर ढंग से लीप पोत कर सुगृहिणी होने का परिचय देती। मैदान के एक कोने पर उनकी बकरी बंधी रहती थी और थोड़ी सी जगह में उन्होंने फूल लगा रखे थे। क्यारियों में सुंदर फूल और कभी कभी कोई लता छप्पर पर चढ़ी दिखाई देती है, जिसमें एक दो लौकी होती। हम भाई बहन तब बहुत छोटे थे, बड़े आश्चर्य से उन पौधों को निहारते। लौकी देख रहे होते, तब तक दूसरी लता पर नजर पड़ती तो कद्दू के दर्शन होते, तो कभी सेम नजर आती। हम उंगली से इशारा करते, देखो देखो कद्दू, और देखो वो सेम लगी है। हमारी बात सुनकर भाभी हमें टोकती और कहती, तर्जनी नहीं दिखाते, कुम्हड़े की बतिया मुरझा जाएगी। बीच मैदान में तुलसी घर था, जिसमें तुलसी मैया लहलहाती रहती और इन सब की सेवा में मग्न भाभी एक संतुष्ट जीवन जी रही थीं। हमारा उनसे परिचय
किन परिस्थितियों में हुआ मुझे याद नहीं, पर प्रारंभ में शायद उनकी समोसे की दुकान थी, तभी तो वो प्रतिदिन शाम को हमें समोसे खिलाती थीं और सभी बच्चों के बीच समोसे वाली भाभी नाम से विख्यात हो गईं। भाभी का मैदान मोहल्ले भर के बच्चों के लिए खेल का मैदान था। ठंड में बुजुर्गों के लिए तो धूप सेकने का उससे अच्छा कोई स्थल नहीं था। ठंड की दोपहर और गर्मी की शाम भाभी के मैदान की चहल पहल की साक्षी थी। बड़े बड़े आकर्षक ड्राइंग रूम और आरामदेह बेडरूम से निकलकर बड़े बुजुर्ग, बच्चे और युवा उस कच्चे हॉल नुमा कमरे के मैदान और उनके दूसरे कमरे के सामने के चबूतरे को अपना सभागार या यूं कहें मीटिंग स्थल अवश्य बनाते। बड़े बड़े वकील, प्रोफेसर उनके सानिध्य की चाहत रखते थे और उनके स्नेह के कायल थे। ये भाभी की आत्मीयता थी जो सबको जोड़ कर रखती थी। एक अकेली भाभी जिसके पास न तो सरस्वती का वरद हस्त था, न लक्ष्मी की छाया, फिर भी विवेक और वैभव की स्वामिनी थी और सबके दिलों पर राज करती थी। आखिर क्यों न करती? सबके सुख दुख में जो हाजिर थी। मुंडन, छेदन, शादी, विवाह, मोहल्ले के कुछ घरों का काम तो भाभी के बिना संभव ही नहीं था। उन्हीं घरों में एक हमारा घर भी था। उस गली के लिए भाभी अमावस्या की रात में दीपक का प्रकाश थी तो पूर्णमासी में पूनम का चांद थी। दशहरे में रावण जलाने के लिए भाभी का मैदान था। जब तक शहर में रामलीला चलती हमारे भी धनुष बाण चलते और जब बाण खो जाते तो भाभी के कमरे की छप्पर के सलौवे अरहर की दंडी हमारे बाण बनते। कुछ भाभी से प्यार मनुहार से लेकर, कुछ भाभी से छिपाकर। दीपावली आती तो प्रत्येक घर के दीपक से प्रकाशित होता था भाभी का मैदान और ये सिलसिला दीपावली से देव उत्थान एकादशी और फिर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता। मुझे याद है कार्तिक पूर्णिमा के दिन मैदान और वो अलबेला खंडहर दीपकों से अवश्य जगमगाता और तभी से मैं भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन 15 दीपक अवश्य जलाती हूँ। होली आती तो उसके आगमन के उल्लास की चर्चा एक माह पूर्व से प्रारंभ हो जाती। होली आई तो एक तरफ भाभी और दूसरी तरफ हम सभी भाभी के ननद देवर। फिर क्या था, मोहल्ले के वो 4 घर जो भाभी की आत्मीयता के आज भी ऋणी हैं, रंग से सराबोर हो जाते। शुरुआत तो होती टेसू के फूलों के रंग से, पर बाद में घर की हौद के पानी से लेकर कुएं तक रंग ही रंग, पानी ही पानी। लिपे पुते रंग बिरंगे चेहरों के बीच पूरी गली खंडहर भाभी के रंग रंगीले स्नेह से पूरित। कोई चेहरा न बच पाता जिस पर भाभी का रंग न चढ़ा हो। उन कुछ सालों में जैसी होली खेली उसकी स्मृतियां आज भी मुझे धमा चौकड़ी ऊधम और कहकहों के बीच खो देती है और मैं अपने आप को ढूंढने लगती हूँ। लगता था मात्र होली नहीं खेली गई बल्कि सद्भाव और भाईचारे की रंगोली रची गई है और चारों ओर और इन सब के केंद्र बिंदु में थी हमारी भाभी। भाभी हमारी सैनिक थी, वही हमारी सेनापति थी, वही हमारी गाइड थी। प्रातःकाल पढ़ने के लिए 4 बजे जगाना हो तो भाभी जगाएंगी। ठंड हो या तपन, भाभी अपने घर से अंधेरी रात में उठेंगी और हमारे घर तक आएंगी। भय से उनसे कोसों दूर वो हमें जगाने अवश्य आती। गली में होने वाली कोई भी अनियमितता उनसे बचकर नहीं रह पाती थी, तभी तो लोग उन्हें गली की कलेक्टर कहते थे। मोहल्ले की बेटियां भाभी के पास सुरक्षित थीं। हम उनके पास खेलते कूदते, पढ़ते लिखते और अपने मन की बातों में उन्हें भागीदार बनाते। रामलीला देखने से बाजार जाने तक उनका साथ रहता। यदि हम कहीं अकेले गए हैं तो भाभी चिंतित हैं, आवश्यकता पड़ी तो हमें लेने भी जाएंगी। शाम की चाय में हमारा साथ अवश्य देंगी और सदैव एहसास कराती रहेंगी कि वो हमारी संरक्षक हैं। वो भी एक बेटी की माँ थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। शायद उसकी छवि वो हम सब बेटियों में देखती थी। शरद पूर्णिमा की रात, वर्ष की सबसे उजली रात, भाभी का मैदान चांदनी की चादर से आच्छादित,
उत्सव भरत मिलाप की झांकियां पास के चौराहे से निकलती। रात्रि के 12-1 बजे भगवान राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी साथ में पवन सुत के दर्शन के लिए मोहल्ले भर के बच्चे, किशोर, युवा, बालक हो या बालिका, भाभी के मैदान में एकत्रित। एक झांकी के दर्शन के बाद दूसरी निकलने में टाइम है। सब पुनः वापस मैदान में और गीत संगीत, कविता, चुटकुले और कहकहों से गुलजार भाभी का मैदान। भगवान के दर्शन लाभ के साथ साथ एक स्नेहिल माहौल में हम सब आनंद से परिपूर्ण। ऊपर आकाश में चंद्रमा की चांदनी बिखरी हुई थी और धरती पर भाभी अपने प्यार से सबके पथ का प्रदर्शन करती रहती थी। अर्धी रात्रि में किसी को कष्ट है, अस्पताल जाना है, तो भाभी अवश्य चलेंगी या घर की देखभाल करेंगी। किसी बच्चे का जन्म होने वाला है तो उसकी माँ की जेठानी भाभी उसकी तीमारदारी अवश्य करेंगी। हमारी भाभी और हमारे भतीजे भतीजियों की प्यारी ताई जी मोहल्ले में बलाइन भाभी नाम से प्रसिद्ध थीं। मेरी बेटी जब छोटी थी बहुत बोलती थी। भाभी उसे चिढ़ाती थीं कि जाओ धूरा फाँक लो। उसने उनका नाम रख दिया धूरा वाली मामी। एक बार वो मुझसे मिलने मेरी ससुराल आईं। उन्हें देखते ही मेरी बेटी बोली, मम्मी धूरा वाली मामी आई हैं। बच्ची के मुख से ये नाम सुनकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं सोचने लगी, समोसा वाली भाभी कब धूरा वाली मामी बन गई, पता ही नहीं चला। हाँ, यह महसूस अवश्य हुआ कि प्यार का कोई एक नाम नहीं होता। पीढ़ी दर पीढ़ी वह विभिन्न नामों से मन को बहलाता और सहलाता है। आज भी जब बांदा जाती हूँ तो देखती हूँ गली के खंडहर अदृश्य हो गए हैं। मैदान का कहीं पता नहीं। बड़े बड़े आलीशान मकान गली की शोभा बढ़ा रहे हैं, पर आत्मीयता उनके किस कमरे में छिपी बैठी है पता ही नहीं चलता। भाभी कहीं दिखाई नहीं देती। गली में शोरगुल है पर मुझे सूनापन लगता है। अचानक हनुमान टोरिया मंदिर की घंटियां सुनाई दी। देखा बच्चियां कब की फूल तोड़कर जा चुकी थीं। घड़ी पर नजर पड़ी, दिन के 11 बज रहे थे। अरे, आज का रविवार तो भाभी के नाम हो गया। सच, आज भाभी हमारे बीच नहीं है, पर वह हम सबकी स्मृतियों में सदैव जीवित हैं। एक बड़े घर की बेटी, सामान्य घर की वधू, जो एक साधारण पति की असाधारण पत्नी थी। बड़ी होने पर भी बच्चों के बीच उनकी दोस्त, सयानों के बीच सयानी और भोजन में नमक की तरह हम सब के लिए महत्वपूर्ण थी। तो ऐसी थी हमारी भाभी।